जिस तरह से सागर पहले कुलियों का शहर कहलाता था, सागर पहले पिछड़ा कहलाता था, आज आप देखिए हमारा सागर पे रियल काम तो शुरू हुआ है 2014 से, जब से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तभी से ये सारा विकास की जो गाथा है ये तभी से लिखी गई है। उससे पहले तो शून्य में थे हम। इससे लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, लोगों को सिर्फ मोदी जी और मोदी जी की गारंटी दिख रही है, उनका ध्यान कहीं और नहीं है। आपके सागर में 2014 के बाद से कोई भी सरकारी संस्थान जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नहीं आए हैं। नमस्कार, राम राज्य यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी यात्रा अब आ चुकी है सागर लोकसभा सीट में और ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो प्रदेश की सबसे पढ़ी लिखी महिला उम्मीदवार हैं, डॉक्टर लता बानखेड़े जी से हम बात करेंगे और इस यात्रा के दौरान जानेंगे कि वो ये चुनाव किस तरीके से लड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी यात्रा से जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि हमारी यात्रा आपके यहाँ 2 दिन से काम कर रही है, ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी का बड़ा शोर है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस से आपको तो एक तरीके से वॉकओवर मिल गया है। कैसे देखती हैं इस चुनाव को? देखिए, हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरह से जनता का हमें समर्थन मिल रहा है तो लग रहा है कि नहीं, हमने कुछ किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया है। अभूतपूर्व समर्थन जनता का मिल रहा है, क्योंकि जनता को मिला है, दिया है मोदी जी ने। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस लोकसभा में जिससे कोई ना कोई योजना का लाभ ना मिला हो, क्योंकि वैक्सीनेशन तो सभी को लगा है, सभी हितग्राही हैं। और जिस तरह से हर वर्ग के व्यक्ति के लिए मोदी जी ने किया है काम, इससे लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, लोगों को सिर्फ मोदी जी और मोदी जी की गारंटी दिख रही है, उनका ध्यान कहीं और नहीं है। जी, तो जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तो मध्य प्रदेश में 29 कुल सीटें हैं, उसमें से भाजपा ने 6 महिला उम्मीदवारों को इस बार चुनाव में उतारा। वहीं इंडिया गठबंधन ने 1 को उतारा था और वो भी नामांकन रद्द हो गया। इस लिहाज से बीजेपी कहीं ना कहीं आगे जा रही है, इस लिहाज से बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन वो जो 50% भागीदारी का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं उसकी गारंटी अभी दूर है। आप क्या सोचती हैं इस विषय? देखिए, 33% आरक्षण शक्तिवंदन बिल के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण विधेयक पारित हो गया है, और अगले 2029 के जब चुनाव होंगे तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन इस बार बिना आरक्षण के हमारी मध्य प्रदेश में 6 महिलाओं को टिकट मिला, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को बिना आरक्षण के इस बार 6 महिलाओं को देना, तो ये मोदी जी की महिलाओं के प्रति संवेदना है। और वैसे भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास हुए हैं उससे तो लगता है कि ये सदी महिलाओं की सदी है, और महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का मोदी जी ने जो काम किया है, अभी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो ध्येय रखा है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, तो अब रोज़गार की बात कर लेते हैं। विपक्ष बहुत हल्ला कर रहा है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। ग्राउंड में भी हम देखते हैं कि बेरोज़गारी की बात लोग अब करने लगे हैं। अगर आपके सागर की बात की जाए तो यहाँ इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पहले से रही है, और उसमें अगर विकास किया जाता तो इतना मादा रखता है ये उद्योग कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दे सकता था। जबकि 1996 से आपके ही लोकसभा के यहाँ प्रतिनिधित्व करते रहे हैं आपकी ही पार्टी के लोग, फिर भी उस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। आप क्या सोचती हैं? देखिए, रियल काम तो शुरू हुआ है 2014 से, जब से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तभी से ये सारा विकास की जो गाथा है ये तभी से लिखी गई है। उससे पहले तो शून्य में थे हम। लेकिन हमारे जो आप बेरोज़गारी की जो बात कर रहे हैं, सागर में अब वो स्थिति अब नहीं है जो पहले थी, क्योंकि इतना बड़ा बिना रिफाइनरी प्लांट है, अभी 50,000 करोड़ का उसका निवेश हुआ है उसमें, तो उसमें काफ़ी हमें लगता है काफ़ी लोगों को उसमें रोज़गार के अवसर मिलने वाले हैं। और आत्मनिर्भर भारत की जो मोदी जी की पहल है उसके तहत भी हज़ारों युवाओं को व्यवसाय मिला है, उन्होंने अपना स्वयं का उद्योग स्थापित किया है। और अभी हमारे जो मैनिफेस्टो में माननीय मोदी जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा निकला है घोषणा पत्र, उसमें सबसे अहम यदि किसी बात पर ध्यान दिया गया है तो वो रोज़गार पे दिया गया है।
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में पद सृजित करने की बात की गई है। यानी सबसे ज़्यादा यदि ध्यान दिया गया है तो रोज़गार पे है, और हमारा भी वही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। जी, शिक्षा के क्षेत्र में अगर पहले की बात की जाए तो यहाँ हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो 1946 में स्थापित हुई, और ये कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का और विंध्याचल का भी प्रतिनिधित्व करती रही। आपके सागर में 2014 के बाद से कोई भी सरकारी संस्थान जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नहीं आए हैं, क्या वजह मानती हैं इस दिशा पे काम नहीं हुआ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, उसके बाद थोड़ा सा स्टेट के लोगों को दिक्कत हो गई थी, स्थानीय लोगों को, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने पहली ही बार जब वो आए सागर मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने राजकीय यूनिवर्सिटी की घोषणा की, और दूसरी बार आए तो उन्होंने सीधे भूमि पूजन कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी सागर को मिली है, राजकीय यूनिवर्सिटी भी सागर को मिली है, और वैसे भी सागर शिक्षा का हब माना जाता है। यहाँ शिक्षा की तो कोई कमी है ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा यहाँ पर है, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी सुविधा यहाँ है, और हम समझते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपको पोस्ट ग्रेजुएट से कम तो कोई मिलेगा ही नहीं। हर व्यक्ति यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है, और उसकी वजह है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। जी, तो और नए संस्थान भी इसमें जोड़े जाएंगे? बिल्कुल, भूमि पूजन हो गया, काम भी शुरू हो गया। अब इसी दिशा में जब हमने शुरुआत भी की थी तो हमने परिचय दिया था आपका कि आप सबसे पढ़ी लिखी महिला प्रत्याशी हैं। क्या सागर की महिलाओं के लिए, जहां अगर देखा जाए तो सागर की महिलाएं कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा में जुड़ने से वो उनका कटाव रहता है, ज़्यादा महिलाएं घरेलू कामों में ज़्यादा जुड़ती हैं, क्या आपका लक्ष्य रहेगा उनके विकास को लेकर? देखिए, बुंदेलखंड में पहले जैसे हम देखते थे, बहुत पहले थोड़ा सा यहाँ पर्दा प्रथा का था यहाँ, लेकिन अब हम पहले की स्थितियाँ और अब की स्थितियाँ देखते हैं तो काफ़ी मान के चलिए ज़मीन आसमान के बराबर फ़र्क पड़ा है। अब सब महिलाएं बाहर हैं। हम जब सरपंच हुआ करते थे उस समय गांव की स्थितियाँ ऐसी थी, हम यहाँ से 15 साल सरपंच रहे। पहले ये ग्राम पंचायत थी, अब हम ही ने उसको नगर पालिका बनवाया। तब महिलाओं की जो स्थिति थी, उसके बाद हम निरंतर महिलाओं के, हमारा विषय ही महिला है, हमने निरंतर महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है। महिला जागृति संस्था के माध्यम से हमने इतने स्व सहायता समूह बनाए हमने सागर में, और उन महिलाओं को उद्योग से जोड़ने का काम किया, उन महिलाओं को हमने शिक्षा से जोड़ने का काम किया। हमने पहले एक अभियान चलता था प्रौढ़ शिक्षा का, तो उसमें हमने बहुत काम किया। उसमें हमने लगभग 800 से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित किया था। यानी मीन्स वो अपना नाम लिखने लगी थी, पढ़ने लगी थी। तो ये हमारा, हम समझते बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद जो लगातार सशक्तिकरण की शुरुआत हुई, तो आज तो ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसी कोई महिला नहीं है हमारे क्षेत्र में जो इतनी ज़्यादा अज्ञानता रखती हो, या जो कहीं ना कहीं, अधिकांश महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं। पहले एक ऐसा था, केवल यहाँ बीड़ी उद्योग हुआ करता था, महिलाएं बीड़ी बनाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वो पीढ़ी के बाद जो हमारी नई पीढ़ी आई है, सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सभी लोग बाकायदा, हमारी महिलाएं भी उतनी ही एजुकेटेड हुई हैं जितने हमारे युवा हुए हैं। और अब समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सक्षम और सशक्त भारत की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, मोदी जी की तो बड़ी बड़ी गारंटियां हैं, उन्होंने कुछ पुरानी जो गारंटीज़ थी उनमें भी बहुत सारा काम किया है। आपकी सागर के लिए क्या गारंटी है? सागर को तो इतनी बड़ी सौगात मिली है स्मार्ट सिटी की। जिस तरह से सागर पहले कुलियों का शहर कहलाता था, सागर पहले पिछड़ा कहलाता था, आज आप देखिए हमारा सागर कहाँ जा रहा है। इतना सुंदर सागर हमारा हो रहा है। आप कॉरिडोर देखिए, स्मार्ट सिटी जगह जगह हमारी सीवेज लाइनें भी बन रही हैं। तो ये सारा कुछ विकास है। ये हम विकास के बढ़ते हुए कदम है सागर के, और हम तो समझते हैं कि अब हमारा सागर अन्य शहरों जैसा ही इतना ही सुंदर सागर बनेगा, क्योंकि हम उस तरफ हैं अभी। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारी यात्रा से जुड़ने के लिए। जी।